वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि इस वक्त हमें ज्वाइन किया है नसीर वाघा साहब। बहुत शुक्रिया नसीर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नसीर साहब, बात चल रही है आम आदमी के हवाले से, उसको रिलीफ देने के हवाले से, बिजली के बिलों के हवाले से, जो कि अभी हम देख रहे हैं कि पिंडी में धरना जारी है। अभी ऐलानात कुछ इस तरह के आ रहे हैं कि अगर मुतालबात ना मानेंगे तो बाकी शहरों तक भी ये स्प्रेड हो जाएगा। बिजली की कीमत का जो एक्चुअल में वो डिमांड कर रहे हैं, बिजली की कीमत का तायुन लागत के हिसाब से अगर कर दिया जाए वाकई में, इसमें रुकावट क्या है? वाघा साहब देखें, असल इशू ये है कि जो IPPs के मुआहदे हैं ना, हुकूमत के कहने के मुताबिक वो बैनुल-अक़वामी सतह पर हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि अगर इनमें कोई तब्दीली करेंगे या हम ज़बरदस्ती बैठ के उनको निगोसिएशन या मुज़ाकरात पर आमादा करेंगे तो वो फौरी तौर पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएंगे। और जैसे रेकोडेक का हमें बहुत बड़ा जुर्माना हुआ था, कोई पता नहीं कि बड़ी अदालत जो है, जो इंटरनेशनल कोर्ट है, वो हुकूमत पाकिस्तान को ये जुर्माना कर देगी जो कि $900 मिलियन रेकोडेक में हुआ था। अब एक नया जुर्माना हो जाएगा, तो ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। लेकिन देखना ये है कि आखिर जब ये IPPs के मुआहदे हुए थे तो क्या जो हकीकत पसंदी है, रियलिस्टिक हुए थे या ये किन बुनियादों पर हुए थे? ये जो बार बार बातें आ रही हैं कैपेसिटी पेमेंट की, मेरा ख्याल है अब तो जिन लोगों को नहीं भी पता था उनको भी पता चल गया है कि कोई बिजली बनाने वाला इदारा, चाहे वो बिजली बनाए चाहे वो ना बनाए, जितनी वो बना सकता है। आप देखें कितना हैरान कुन ये मुआहदा है कि अच्छा, ये लॉजिक के खिलाफ हैं जो हमें लगता है। देखें, पूरे पाकिस्तानी कह रहे हैं, हर शख्स ये कह रहा है कि ये लॉजिक के खिलाफ है। एक चीज वो फर्ज करें, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, कोई शख्स जो है वो 10,000 कोई चीजें, कोई आर्टिकल बना सकता है, लेकिन हम ले उसे सिर्फ 10 रहे हैं, तो बाकी वो कहते हैं देखिए बना तो मैं 10,000 सकता हूं, तो फिर मैंने इतने ही पैसे आपसे लेने हैं। ये हकीकत के बिल्कुल खिलाफ है, ऐसा कभी नहीं हुआ। और मेरा नहीं ख्याल कि पूरी दुनिया में कभी इस तरह कैपेसिटी पेमेंट के मुआहदे होते हों, और ये पाकिस्तान के अंदर ये वाहिद मिसाल है कि इतना आम आवाम, गरीब आवाम के ऊपर जितना बिजली का इस वक्त बोझ है, और लोग बिजली के बिल उठा उठा कर दिखा रहे कि हम कहां जाएं, हमारी इतनी तनख्वाह नहीं है जितना बिजली का बिल है। अब हुकूमत पाकिस्तान का ये फर्ज है, मैंने पहले भी आपके एक प्रोग्राम में कहा था कि निगोसिएशन हो सकती है। भाई आप टेबल पे उनको बिठाएं, उन वो जो जितने IPPs हैं उनको कहें कि देखें मुल्क के हालात क्या हैं, आप प्लीज इसको रीनिगोशिएट करें, हमारे साथ बैठ के बातचीत करें, कोई और टर्म्स और कंडीशन इसमें जो है नरम करें। लेकिन हुकूमत ने तो IPPs के साथ जो माहदे हैं उनको नजरसानी से साफ इनकार कर अच्छा, यही प्रॉब्लम आ रही है। देखें, अब जमात इस्लामी ने ना पूरा तहिया कर लिया है, या तो वो जाते ना, अब कुछ किए बगैर या इन मुआहदों में कुछ ना कुछ तरमीम किए बगैर उनका आना जो है वो उनकी तारीखी फेल्यूर होगा उनका। और जितना बड़ा धरना और जितने बड़े पैमाने पे उन्होंने मैनेज करके और पूरा इंतजामात करके ये काम किया है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी आसानी से वापस आ जाएं। ये जमात इस्लामी वाले हैं, आपको पता है इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड कोई तंजीम शायद ही पाकिस्तान में हो, उनकी जो चेन है वो इतनी पक्की है। आप आज औरतों को भी उन्होंने बुला लिया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने मंसूरा में खत्म किया अपना धरना और वो सारे रावलपिंडी में पहुंच गए। वहां धरने का जो वॉल्यूम है, जो हुजम है, वो बढ़ता जा रहा है और मुख्तलिफ शहरों तक भी वो कह रहे हैं, बाकी शहरों पर भी वो फैलाएंगे और हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन रही है। शहजाद साहब से भी मैं जान लूं, सर आपका पॉइंट आ गया। शहजाद साहब, हुकूमत ने IPPs के साथ जितने भी मुआहदे हैं उनको नजरसानी करने से साफ इनकार कर दिया है। इस सारी सूरत हाल में बिजली के बिल देखें, महंगाई देखें, आम आदमी के लिए आपको लग रहा है कि कोई उम्मीद, कोई इस उम्मीद का इम्कान भी अगर हम कह लें तो बाकी बचा है? आपका सवाल समझ गया हूं, मैं सवाल आपका समझ गया हूं। मैं इसकी एक और पहलू पे आना चाहूंगा। अभी नसीर वाघा साहब ने कहा कि इस तरह का एग्रीमेंट किसी दुनिया के मुल्क में भाईजान होते हैं, जो तीसरी दुनिया के ममालिक होते हैं ना, जो थर्ड वर्ल्ड जिनको कंट्रीज कहा जाता है, जहाँ पे हुक्मरान खुद अवाम को लूटने में, किकबैक लेने में शामिल होते हैं, उन तमाम ममालिक में ऐसे ही एग्रीमेंट होते हैं और अवाम का यही हाल होता है जो हमारा हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली
हमारे हवाले से कभी भी हमारे हुक्मरान जो हैं उन्होंने दर्द दिल के साथ फैसला नहीं किया। अब मैं आपको एक खबर देता हूं। खबर ये है कि कुछ माफ कीजिएगा, कुछ आईपीपीज ऐसे भी हैं प्रोजेक्ट्स जो कि इन शराइत पर लिए गए थे कि इनको हम इतने साल पे करेंगे, उसके बाद ये हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत होंगे। उस शर्त को आज तक इन्वोक नहीं किया गया। और ये जो बड़ी मोटी सी तकसीम है, मैं आपको बता दूं कि 23% आईपीपीज ऐसे हैं जो कि गैर मुल्की हैं। ठीक। अच्छा, बाकी या गवर्नमेंट ओन्ड है या पाकिस्तान के अपने नेशनल हैं। अब वो पाकिस्तान के नेशनल लोग तो इतने ताकतवर हैं, वो आपको एग्रीमेंट को आते, मैं कहता हूँ 23% को चलो ये छोड़ दें, हमारी वो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, हम उनको नहीं छेड़ सकते, नहीं तो डेको डेक की तरह ये हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि जनाब ये जो लोकल लोग हैं इनकी तो छुट्टी कराए ना, ये हमारे कपड़े उतार के तो हमारे साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे पैसे जो हैं वो लोगों को इस तरह से इस बुरे हाल में छोड़ के ये कमा के किधर ये डॉलरों में बाहर भेज रहे हैं। उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी का सत्यानाश हो रहा है। इन सनतकार भाइयों को वैसे भी आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो 42,000 के करीब है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं 24-25 हजार। तो भाई ये जो आपके लोकल सनतकार हैं इनको तो कहना आप दौड़ गए भाग जाएं यार, उनके साथ तो कोई मसला नहीं है। ये जो हमारे रजाक साहब थे जो पीटीआई की गवर्नमेंट में वजीर थे, या फिर बाद में निगरान दौर में बाबर साहब आए या मनशा साहब आए, इन सब साहिबान ने हमारा खूब खून निचोड़ लिया है, हमें उस गन्ने की तरह कर दिया है जिसकी रो निकल जाती है तो उसके बाद आप उसको थोक की सूरत में गन्ने की रेडी पर देखते हैं। तो इनसे तो आप गुजारिश करेंगे भाईजान आप तो अपना ये बोरिया बिस्तरा उठाएं और जाएं, हमें आपकी बिजली की लेकिन मसला ये है ना कि हुकूमत किसी भी तरह से रिनेगोशिएट नहीं करना चाहती। दूसरी बात क्यों नहीं करना चाहती? इसलिए कि वो लोग अभी भी हुकूमत में बैठे हुए हैं। अच्छा, ये जो लोग आईपीपीज के मालकान हैं उनका अभी भी असर रसूख है हुकूमत के अंदर, कैबिनेट के अंदर, वो कभी भी उस तरफ नहीं आने देंगे आपको। ये हमेशा हमारी हड्डियों के गूदा निचोड़कर जिस तरह से लोग वो समटाइम्स वो खींचते हैं ना सांस के साथ, ये हमारे गूदे का आखिरी जो बूंद है वो भी खींच लेना चाहते हैं हमारे अंदर से। तो वो शहजाद साहब आपका पॉइंट आ गया, लेकिन ये ऑलरेडी अवाम का निचोड़ा जा रहा है, खून भी निचोड़ा जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म से मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगा, आईपीपीज के साथ जितने मुआहदे हुए हैं सब के सब अवाम के सामने लाए जाएं। ये कौन लोग हैं और इनके साथ हमने किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर मुआहदे किए हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक। आसमा वदू साहिबा, आईपीपीज को जो कैपेसिटी पेमेंट की बात की जा रही है मैडम, उसका इशू बहुत बड़ा है और ये हकीकतन एक बहुत बड़ा इशू है। ये जो लोकल आईपीपीज हैं वो तो रिवाइज एटलीस्ट होने ही चाहिए। अगर आम आदमी को कहा जाता है कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, मुल्क के साथ जो है उसको टैक्स भी पे करना है, मुल्क के साथ चलना है ताकि मुल्क जो है इस नाजुक दौर से निकले, तो ये जो लोकल आईपीपीज हैं फिर उनकी जानिब इस तरह की नजर क्यों नहीं की जाती? उनको क्यों नहीं कहा जाता मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, रिवाइज कर लेते हैं ये वाले जो हमने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। चलें, जो चाइनीज मुआहिदा है उसको हम छोड़ देते हैं कि हमें इशू है, वो आलमी नेशनल अदालत में चले जाएंगे, चलो उस पॉइंट को हम छोड़ देते हैं। लेकिन जो बिजली बना नहीं रहे हैं, जो बंद पड़े हैं, जो बिजली दे नहीं रहे हैं, उनको कैपेसिटी पेमेंट किस मद में दी जा रही है आसमा साहिबा? भाई आप उनसे ये देखेंगे उनका जमीर कैसे इजाजत देता है कि इस तरह के पैसे ले लें, अपनी ही कौम का गूदा निकाल के, अपनी ही कौम का जो खून चूस रहे हैं, किस तरह उनको रात को नींद आ जाती है कि वो वाले पैसे ले रहे हैं कि जो उन्होंने कुछ चीज बनाई नहीं है। अब आप आसमा साहिबा को देख, सॉरी मैंने उनका वक्त ले लिया। उनका हुआ जिन लोगों ने मुआहदे किए थे, जिन लोगों ने मुआहदों के ऊपर दस्तखत किए थे कि आप बिजली पैदा करें या ना करें, हम आपको पेमेंट करेंगे। और जहां तक ये बात है कि जो लोकल आईपीपीज हैं, जो लोकल आईपीपीज हैं उनके साथ बैठ के निगोशिएट किया जाए, ये पॉसिबल नहीं होता। जब कोई कारोबार करने आता है तो वो कारोबारी है, चाहे वो लोकल हो या बैरून मुल्क से हो, वो कारोबारी है। आप उनको इखलाकी तौर पर यार अपनी कौम के साथ कारोबार कर रहे हैं, सुन लीजिए, अपनी कौम के साथ कारोबार होता है। जो लोकल कारोबार नहीं है, ये फ्रॉड है। अच्छा भाई, फ्रॉड है तो फिर फ्रॉड है तो रेट करते हैं ना, जाए रेट कर दें। जो लोकल आईपीपीज हैं उनके साथ आप इखलाकी तौर के ऊपर तो बात कर सकते हैं। आप उनको जो कानून की अगर आप बात करेंगे, कानून की अगर आप बात करेंगे, ये दुनिया का कौन सा कानून है यार कि हमें 42,000 किलोवाट? तो भाई कानून की बात कानून के साथ होगी ना, कानून की बात कानून के साथ होगी। मैं भी वही बात कर रहा हूं, लेकिन आपको तरीकाकार समझा रहा हूं
कि लोकल आईपीपीज और फॉरेन आईपीपीज को आप अलग अलग नहीं कर सकते। इट्स अ बिजनेस। जब आप बिजनेस की बात कर रहे हैं तो आप उनके साथ बैठकर कोई डील कर सकते हैं, आप उनको किसी तरह मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर यह चीज भी देखने वाली है कि कोई ऐसा मुआहदा जो गैर कानूनी तौर के ऊपर हुआ हो, जिसके अंदर शेडी एरियाज आपको नजर आ रहे हो, जिसके अंदर शक व शुबे की गुंजाइश मौजूद हो, उन मामलात को आप अदालत के अंदर लेकर जा सकते हैं। आपको पॉइंट आ गया। मैं आसमा साहिबा से भी जान लूं। आप अदालत के अंदर लेके जा सकते हैं। आसमा साहिबा, आपका पॉइंट भी चाहिए इस पे। आसमा साहिबा, मैंने आपसे सवाल किया था, मुझे उस पे आपका पॉइंट चाहिए। दोनों सर हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि जो मुआहदे हुए भी हैं उनमें शेडी एरिया का इट इज ऑल शेडेड। इसमें आप 400 गुना मुनाफा ऑलरेडी ले चुके हैं। आपके पास आप अपनी क्लाइमेक्स अटेंड कर चुके हैं, अपनी थ्राइविंग का और सक्सेस का। अब एक वो लिमिट आ गई है जिनकी इनकम पे, जिनकी लाइवलीहुड पे आप प्रे कर रहे हैं, वो अब इस चीज को, इस बोझ को सस्टेन नहीं कर सकते। जहां तक आपने बात की ना कि ये बिजनेस है और वो बिजनेस के कानून उस मुताबिक होते हैं, ये बिजनेस नहीं है सर, ये है यू वॉच माई बैक आई वॉच योर्स। ये जिन्होंने इन मुआहिदों पे दस्तखत किए हैं और जो इन मुआहिदों से फायदा उठा रहे हैं, वो म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। और ये वो एक 10% के भी एक सेग्रीगेशन है, 5% उनसे भी अबाव अशराफिया, जो कि आपस में एक दूसरे की बैक वॉच कर रहे हैं, और उसका सारा बोझ आपकी अवाम पे पड़ रहा है। ये तो अवाम के खून पे प्रे अब हो रहा है ना। पहले तो उसकी इनकम एग्री आसमा साहिबा, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूं। मैं फारूकी साहब की बात से भी एग्री कर रहा हूं और वागा साहब की बात से भी एग्री कर रहा हूं, लेकिन मैं इनको कानूनी रास्ता बता रहा हूं कि कानूनी रास्ता क्या निकलेगा। जब आप कोई बिजनेस डील करते हैं तो वो डील है, डील इज डील। अब आपने अदालत में कानून के सामने साबित करना है। और राय साहब, कानून अब खून चूसने का कोई मुआहदा नहीं होता, अवाम का खून चूसने का कोई मुआहदा नहीं होता, और ये कोई बिजनेस नहीं है, ये झूठ है, ये धोखा है, ये फ्रॉड है कौम के साथ। तो मैं क्या कोई गलत बात कर रहा हूं? फारसी बोल रहा हूं, यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका रास्ता कैसे निकलेगा। इसका रास्ता इसका निकलेगा कि कानून के अंदर एक टर्म है जिसे कहते हैं कि गैर कानूनी मुआहदे की कोई हैसियत नहीं होती। हुकूमत पाकिस्तान को यह साबित करना पड़ेगा कि ये जो मुआहदे हुए हैं ये गैर कानूनी है, और इसके लिए उनके साथ निगोशिएट करने की जरूरत नहीं, गो टू द कोर्ट। ठीक, आसमा साहब अपना पॉइंट जरा बताइएगा, आपकी बात बीच में रह गई। टेलिंग अ थिंग दैट इज रॉन्ग, दैट इज अ मस्ट। हमारा काम ये नहीं है कि हम जाके कोर्ट में लड़े, हमारा काम है कि हम एक सिचुएशन को एनालाइज करके ये बताएं कि ये मामला गलत हो रहा है। हमारी पढ़ाई का, हमारी अंडरस्टैंडिंग का क्या फायदा है? 400 गुना मुनाफा कैसे जस्टिफाई हो सकता है गरीब थर्ड वर्ल्ड कंट्री के? अभी हम स्लाइड होके हमारा जो आपका पासपोर्ट है वो आखिर से तीसरे नंबर पे आ गया है, 100वें नंबर पे, 100वें नंबर पर आ गया, 100 नंबर। जी ये तो बड़ा अच्छा नंबर है वैसे। ठीक है नाज़िर, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक से वापस आते हैं तो हम बात करेंगे कि चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ फतवे दिए जा रहे हैं। आज उसमें हमने देखा कि हुकूमती वज़रा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की गई, लेकिन क्या हमारी मौजूदा सियासत में तशद्दुद माशरे को इजाज़त भी देता है, और ये माशरे को कहाँ लेकर जाएंगे? एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैं अपने तमाम पैनलिस्ट के लिए एक सवाल छोड़ के गई थी। वागा साहब से जान लेते हैं। वागा साहब, ये जो चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ फतवे जारी हुए, उस पर आज हमने देखा कि हुकूमती वज़रा जो थे बहुत एक्टिव हो गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। सर, सियासत में तशद्दुद माशरे को कहाँ लेकर जाएगा आपके मुताबिक? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई दीनी पार्टी हो, मेरा ख्याल है इस तरह के जो फतवे हैं वो पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान को शदीद नुकसान पहुंचाएंगे, और ये कोई भी जी शऊर इंसान इसको अप्रिशिएट तो नहीं करेगा। लेकिन देखिए, टीएलपी के लोगों का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनके ख्याल में उन्होंने अपनी तरफ से एक जो बयान था वो दाग दिया, लेकिन जब ये बयान उन्होंने दागा तो मुझे उसी वक्त इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि हुकूमत की जानिब से इस पर बहुत ही ज़्यादा सख्त रिएक्शन आएगा। अब बात यह है कि टीएलपी जैसी एक जो तंजीम है जिसके पास बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं और उनका बड़ा असर रसूख है पाकिस्तान में, उनको ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मजहब से हमारी बेइंतहा अकीदत है, हम उनके लिए कुछ भी कर गुजरने को हमेशा तैयार रहते हैं। तो इन चीज़ों से
हमें अवॉइड जरूर करना चाहिए। और इसके लिए जैसे राय साहब कह रहे हैं, बहुत सारे कानूनी तरीके अपनाने चाहिए, कोई प्रॉपर वे होना चाहिए, उन तक नहीं दे देना चाहिए, बैठे उनसे बात करें कि जनाब चीफ जस्टिस साहब आपने ये बात गलत की है, उनके खिलाफ आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाएं, आपके पास एक फोरम है, आप वहां जाकर उनको बताएं कि जी देखिए आपने ये काम गलत किया है। लेकिन इतना बड़ा ऐलान कर देना, और कोई भी शख्स अल्लाह ना करे इस तरह का कोई वाकया पाकिस्तान में रूनुमा हो जाए, तो हम तो पूरी दुनिया में गए ना इज्जत से। मतलब लोग कहेंगे कि यार जिस मुल्क के अंदर ये हाल हो रहा है, पहले ही हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं है, तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की बजाय लोगों को ठंडा करें, लोगों को कूल करें, उनको समझाएं कि पाकिस्तान की बेहतरी लड़ाई में नहीं है, इसकी बेहतरी बर्दाश्त करें, टेबल टॉक करें, कानूनी तरीका इख्तियार करें और सुकून से काम करें। देखिए ये वाले जो हालात है ना, ये इस वक्त पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, ये पाकिस्तान में नहीं है, हर जगह पे ये मसाइल सामने आ रहे हैं। ठीक है राय साहब, मुआशरे में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी सर रियासत कब होश के नाखून लेगी? रियासत को यकीनन होश के नाखून लेने चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि फतवा देने का इख्तियार किसे है। क्या कोई भी ऐसा शख्स जो किसी मदरसे से पढ़ के आ जाए उसे फतवा देने का इख्तियार दिया जा सकता है? इसके ऊपर बाकायदा कानून साजी की जरूरत है। और जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं यकीनन गलत भी हो सकता हूं क्योंकि दीन की तालीमात से बहुत ज्यादा मुझे इस्तिफादा नहीं हासिल मैं कर सका, तो यहाँ पर ये इख्तियार तो काजी उल कज़ा के पास होता है कि काजी उल कज़ा ही फतवा जारी कर सकता है। और काजी उल कज़ा इस मुल्क के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा है। सो हमें देखना चाहिए कि हर गली कूचे के अंदर मदरसा खुला हुआ है और वो ठप्पे के ऊपर ठप्पा लगा रहा है, फतवे के ऊपर फतवे जारी कर रहा है। ये इख्तियार किसी फर्द वाहिद का या किसी मस्जिद का नहीं होना चाहिए। इस हवाले से भी कानून साजी की जरूरत है। लेकिन अब हम अगर दूसरी जानिब देखें तो ब्लास्फेमी लॉ इस मुल्क के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ और उसके बाद बहुत सारे मुकदमा दर्ज हुए और फिर ये भी कहा गया कि ये जालमाना कानून है, इस कानून के अंदर कोई इंसाफ की गुंजाइश मौजूद नहीं है। मैं उन तमाम लोगों से ये जानना चाहूँगा कि आज तक 295C ब्लास्फेमी लॉ के तहत कितने लोगों की सजा के ऊपर अमल दरामद हुआ है? आपको हैरानी होगी ये जानकर कि कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जिसे 295C के तहत सजा के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया। लेकिन राय साहब हमारी सोसाइटी में लोग पहले उस पे अमल दरामद कर लेते हैं, उसके बाद कानूनी रास्ते अपनाते हैं। मैं आगे आपकी बात की ही वजाहत करना चाह रहा था कि 295C के तहत किसी एक शख्स की सजा के ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि फिर लोग कानून को हाथ में क्यों लेते हैं? लोग कानून को उस वक्त हाथ के अंदर लेते हैं जब कवानीन के ऊपर अमल दरामद नहीं होता। मैं इस बात को जो जिन साहब ने फतवा दिया है उसके साथ नथी नहीं करना चाहता। उन्होंने गलत किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए, कानून के मुताबिक सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हमें यह भी तो देखना चाहिए कि लोग कानून को अपने हाथ के अंदर लेते क्यों हैं? क्या हमारे यहाँ कानून के ऊपर प्रॉपर अंदाज के ऊपर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा? मेरी जहां तक अंडरस्टैंडिंग है, बेशतर लोग, बहुत बड़ी अक्सरियत ऐसी है लोगों की जो गलत करते हैं, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, वो कानून को उसी वक्त हाथ के अंदर लेते हैं जब वो देखते हैं या उन्हें यकीन हो जाता है कि कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। बिल्कुल, हमें कानून जो बनाए हैं उन पे अमल दरामद की ज़रूरत है और हुकूमत को चाहिए कि उन पे अमल दरामद करवाए ताकि ये जो कानून हाथ में लेने वाले मसाइल हैं ये सामने ना आ सकें। आसमा साहिबा, सेम क्वेश्चन आपके लिए भी, ये जो कानून हाथ में ले लिया जाता है, फतवे जारी कर दिए जाते हैं, हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है, इस तरह के फतवों की कोई जगह मौजूद है हमारी सोसाइटी में? किसी भी सोसाइटी में नहीं होती, हमारी सोसाइटी में तो बिल्कुल भी नहीं है। इसको मुकम्मल तौर पे कंडेम करना चाहिए। इस तरह के तकारीर के बाद बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज हमारी अपनी हिस्ट्री में मौजूद है, हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई भी मार्जिन किसी भी सूरत में नहीं दिया जाता। आप किसी की जान को खतरे में नहीं डाल सकते, और खतरा भी इतना मैग्नीट्यूड और इतना मल्टी डायरेक्शनल कि आप उसको किसी तरीके से कंट्रोल या किसी तरीके से मनूवर कर ही ना सकते। तो ये एक बहुत ही गलत सिचुएशन इस तरह से अराइज हुई है, इसको नहीं होना चाहिए था। बच्चे जहाँ पे के पास कोई अगर आपकी कंसर्न्स है तो बिल्कुल आप लीगल प्रोसेसेस को फॉलो कीजिए, उसको लेके चलिए। आपको अगर उसमें डिले भी होता है, जैसे सर ने कहा कि आपके वहाँ पे
लॉ के हवाले से कुछ रेडिकल जजमेंट्स नहीं है या उसकी इम्प्लीमेंटेशंस नहीं है या कुछ इस तरीके से हमारे पास कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है कि वो इतना लोगों की उम्मीदों के मुताबिक उसको रिफ्लेक्ट कर सकता है। फिर भी ये एक जुडिशियल एवोल्यूशन से तो हम गुजर रहे हैं। हम एक हमारे इस वक्त जुडिशरी इवॉल्व ही तो हो रही है। अगर हम उस पर ट्रस्ट ही छोड़ देंगे तो कैसे ये वो तमाम स्टेजेस एवोल्यूशन के पूरे करेगी जिसपे अभी वो स्ट्रगल कर रही है। हमें अपना बिलीफ इसी सिस्टम पे रखना है। जहां तक बात है कि हम इस तरह की किसी चीज को इसमें मार्जिन इन करना दे तो वो मार्जिन इन हो नहीं सकती, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऑलरेडी बहुत सेग्रीगेटेड है, ऑलरेडी बहुत अग्रेसिव है, ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव है इन चीजों के टुवर्ड। तो आप उसको इग्नाइट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सही नहीं हुआ, गलत हुआ है और इसको कंडेम करना चाहिए और इसके बारे में प्रॉम्प्ट एक्शन देना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को कि किसी भी अनफॉर्चुनेट इवेंट को अक्कर होने से पहले उसको मिटिगेट कर दिया जाए। ठीक हो गया। शाहजाद साहब, सर सेम क्वेश्चन आपसे, लेकिन उसमें मैं ऐड करती चलूँ कि मुआशरे में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी, सोशल मीडिया के इश्यूज अपनी जगह, फिर फायरवॉल के नताइज भी उसका इंतजार किया जा रहा है कब बरामद होंगे, लेकिन उस सब में इस तरह के फतवे आ जाना। योर कमेंट सर। फायजा, ये जिस तरह से हम ये लफ्जों की लिपापोती कर रहे हैं, आई एम अफ्रेड कि हम इस तरह से असल मसले की रूट काज को हम बिल्कुल नहीं एड्रेस कर रहे। देखिए बात समझिए, ये मामला शुरू कहाँ से होता है? मामला शुरू होता है जब खत्म नबूवत का मामला शुरू हुआ और मौलाना मौदूदी और ये सारे लोग जब अहमदियों को गैर मुसलमान करार देने के हवाले से चल रहे थे, तो उस वक्त ये कहीं पे असेस किया गया कि दीनी जज्बात से खेल के आप लोगों को सड़कों पर ला सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जब ज़ियाउल हक साहब आए, उन्होंने आपकी फौज को एक नया नारा दिया, जिहाद फी सबीलिल्लाह, और कताल के अल्फाज जो हैं वो डाले गए। उससे पहले इस तरह का कोई चीज नहीं थी कि हम इस्लाम को बतौर एक जज्बा पैदा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया करते थे। प्रोफेशनल फौज है, वो अपना काम करती है, ठीक है। हमने रफ्ता रफ्ता जब फिर भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक आई तो उसमें भी निफाज मुस्तफ़ा का हमने नारा डाल दिया। उसके बाद जब ज़ियाउल हक साहब आ गए, उन्होंने रेफरेंडम में कहा कि क्या आप मेरी हुकूमत और निफाज निज़ाम मुस्तफ़ा के हक में हैं? अगर हक में है, हाँ में आपका जवाब है, तो मैं 10 साल के लिए इधर बैठा हूँ। हमने इसको समझा है अपना इक़्तिदार बड़ा करने का नुस्खा, जिसके लिए हम मजहब को इस्तेमाल करते हैं। अब उसका नुकसान ये हुआ कि रफ्ता रफ्ता जिसका जितना दाव लगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी का अगर सौदा बिक गया तो उन्होंने भी मजहब का मसाला इस्तेमाल किया। फिर मतलब ये मुस्लिम लीग नून के हवाले से और राइट दाएं बाजू की जो जमातें थी उन पर ये लगता था। फिर खुद खसूसी तौर पर कुछ दीनी मजहबी जमातें भी आ गई, मौलाना फजलुर रहमान और इसी तरह से समीउल हक साहब, मुस्लिम लीग नून पर भी इल्जाम लगता रहा। इवन पीटीआई के हवाले से वो कहा कि भी इसमें कोई थोड़ा सा इस्लामी टच दे दे। तो हमने ये टच टूच करने शुरू किए ना, उसकी वजह से हमारा बेड़ा गर्क हो गया है। हमने जिंदगी के हर शोबे में सिर्फ पॉलिटिकल गेन करने के लिए, अपनी ताकत और इक्तदार को तूल देने के लिए हमने मजहब का इस्तेमाल किया है। ये जो 295C की बात कर रहे हैं, साहब इसमें कहीं ना कहीं सियासी जमातों का हाथ बहुत ज्यादा मौजूद है। देखिए फायजा, उनकी मर्जी के बगैर ये लोग तो वो है ना, देखिए सियासी पार्टियां तो अपने कारकुन को वो देती हैं, तरबियत देती हैं, उनको बताती हैं कि हमने किस रास्ते पे चलना है। हमने रास्ता ही गलत बताया है। अब ये 295C की बात हो रही है। मुझे एक बात बताएं, आप 295C का कितना गलत इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। सियालकोट वाला वाकया देख लीजिए, उसके अलावा कितने वाकयात हैं आपके सामने। अब ये सवात में हुआ, उधर मदीन में हुआ, मदियन में, या मेरा ख्याल है मदियन में ही हुआ। तो कहने का मतलब ये, यहाँ पे मसला ये है कि 2 क्रिश्चियन नौजवान आपस में भाई लड़ पड़े और एक भाई ने अपना बदला लेने के लिए दूसरे भाई पर तौहीन कुरान का यानी इल्जाम लगा दिया। अब अगर क्रिश्चियन भी हमारे जज्बात से खेलते हुए, हमारे कानून से खेलते हुए वो अपने बदले सेटल करने के लिए ये काम कर रहे हैं, तो हमें रियासत को सोचना होगा, रियासत को सोचना होगा बिल्कुल, और कानून जो कानून है उस पे अमल होगा। रईसा, मेरे पास वक्त की किल्लत है, 1 मिनट मौजूद है कि झूठा इल्जाम लगाने वाला भी उसी जुर्म का मुर्तकिब होगा, उसके खिलाफ अगर आप कार्रवाई करेंगे तो इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक पॉइंट आ गया। अब मैं जरा वागा साहब,
टाइम की किल्लत है, मैं चाहूंगी जरा आप शॉर्टली मुझे इसका आंसर कर दें। 2 एड हॉक जजेस की हलफ बर्दारी, तहरीक इंसाफ को आपको क्या लगता है अगला लाएअमल क्या होगा? देखिए बात पता क्या, ये एड हॉक जजेस की जो तैनाती है ना, मेरे ख्याल में इसके लिए ये प्रॉपर टाइम नहीं था। आम आवाम ने और खास तौर पर तहरीक इंसाफ ने इससे ये समझा और उन्होंने ये तासुर लिया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो पलड़ा है वो मौजूदा जजेस में भारी नहीं हो रहा। जाहिर है एड हॉक जजेस जो हैं वो उनको ओबलाइज करने के लिए लगाया जाता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं बर्मला कहना चाहता हूं और इस बात को मानेगी सारी दुनिया कि 4 जजेस को कहा, 2 मान गए, 2 नहीं माने। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चाहते हैं कि उनके हामी जजेस की तादाद जो है वो ज्यादा हो जाए, चीफ साहब को स्ट्रेंथन करने के लिए एड हॉक जजेस को, लेकिन ये टाइम प्रॉपर नहीं है। या तो ये पहले कर लेते, टाइमिंग पे इशू आ गया, या बाद में करते। साहब के नजदीक भी ये एक मफरूजा है, उनकी राय नहीं है ये। टाइमिंग का इशू आ गया। टाइमिंग पे जाहिर सी बात है हर दफा सवाल उठ जाते हैं। आसमा साहिबा आपका भी इसी तरह से शॉर्ट कमेंट, सेम क्वेश्चन आपके लिए भी कि एड हॉक जजेस की हलफ बर्दारी पीटीआई डेफिनेटली उसको अपने अगेंस्ट क्लेम कर रही है, आपका इस पे क्या पॉइंट है? रॉन्ग टाइमिंग, गलत तरीका उनकी सिलेक्शन का। अपेरेंटली ऐसे लग रहा है कि लाइक माइंडेड लोगों को साथ लिया गया है ताकि बेंच को थोड़ा सा ऑल्टर किया जा सके। इट शुड बीन बेटर एंड मोर ट्रांसपेरेंट एंड इन द राइट टाइम। दिस इज नॉट द राइट टाइम। टाइम के हवाले से नाज़रीन हमारे मुल्क में हमेशा से इश्यूज उठते हैं, टाइम के हवाले से हमेशा सवालात उठते हैं और टाइमिंग जो है हमारे मुल्क की सियासत में बड़ी अहमियत की हामिल होती है। अगर टाइमिंग को बेहतर कर लिया जाए, जो मामलात करने हैं वो पहले अगर कर लिए जाएँ अपने वक्त पे, तो शायद ज़्यादा पोलराइजेशन का माहौल पैदा ना हो। आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।